160 170 सीटें आ रही हैं और दोबारा ममता बनर्जी सरकार बना रही है। तो अभी से ही जो मार्केट क्रैश होना शुरू होगा, पुश होना शुरू होगा, मोमेंटम बनना शुरू होगा, तो और भी परेशानी हो सकती है। तो कहा कि भैया आप चुप चुप रह जाते हैं, 4 तक हम इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद कहेंगे, उसके बाद अगर बात बनेगी, रिजल्ट हो जाएगी और वाकई में टीएमसी जीत जाएगी तो हम अपना पब्लिक कर देंगे कि देखिए ये मेरा पब्लिक, ये मेरा था अनुमान, और उसी अनुमान के हिसाब से आया है। लेकिन अब इसको भी वो पब्लिक करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो ये बात झूठ बोल रहे हैं कि 70% लोगों ने हमें जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैंने पश्चिम बंगाल के प्रेडिक्शंस को पब्लिक करना उचित नहीं समझा है, क्योंकि मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी बहुत कम है और उसमें से 70% नहीं देना तो बहुत नगण्य हो जाएगा मेरा सैंपल साइज, और उसमें हम मेरा कैलकुलेशन फेल भी कर सकता है, मेरी जो गणना है वो गणना फेल कर सकती है। और ये टोटल मेजरमेंट एक प्रकार से स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो है वो पूरी तरह से सिफर हो जाएगा, फुस हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने ऊपर कोई तोहमत लेना चाहता नहीं हूं, तो उन्होंने इससे परहेज कर लिया। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि सच्चाई कुछ और है जो प्रदीप गुप्ता दुनिया को बता नहीं रहे। उनको सच्चाई पता चल गई है क्योंकि टीएमसी की सरकार बन रही है और वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता कि उनके सैंपल सर्वे में ये बन रही होती टीएमसी की सरकार, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रदीप गुप्ता सबसे पहले उसको पब्लिक करते। क्यों? क्योंकि अगर 90% एग्जिट पोलस्टर्स सब सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 200 पार तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर उसमें प्रदीप गुप्ता का एक्सेस माई इंडिया अगर ये कहता कि नहीं टीएमसी की सरकार बन रही है, तो लोगों का फोकस उनके तरफ रहता, जरूर रहता। ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रदीप गुप्ता कुछ आंकड़े को छिपा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित जो हैं अपोजिशन के, अपोजिशन लीनियंट पॉलिटिकल पंडित वो कह रहे हैं, और इसलिए मैंने आप सोचा कि आपके साथ ये चर्चा जरूर की जानी चाहिए कि अपोजिशन लीनियंट पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता ने जो आंकड़े छिपाए हैं, जो आंकड़े वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि टीएमसी की सरकार बन रही है, वो एक देख रहे हैं। हालांकि इसमें दम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी प्रदीप गुप्ता ही जानते होंगे कि सच बात क्या है। सच बात यह है कि 13,500 से ज्यादा सैंपल सर्वे उनके पास है और उसके बिना पर उनको फीडबैक मिला है कि टीएमसी की सरकार बन रही है, और उसको वो छिपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तब तो प्रदीप गुप्ता को सफाई देनी चाहिए, और अगर ऐसी बात नहीं है, जो सैंपल सर्वे उनके पास वाकई में 13,500 है जिसमें 70% ने जवाब नहीं दिया है, तो वो 30% के आंकड़े को लेकर के पब्लिक में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात तो उनका स्टेटेड स्टैंड है, वो ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुके हैं, तो इस पर तो उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो पहला एक कारण ये हो रहा है कि पोलस्टर के बीच में एक पोलस्टर का अपने पोल को पब्लिक नहीं करना संदेह खड़ा कर रहा है, और दूसरा ये हो रहा है कि ममता बनर्जी की जो लोकप्रिय स्कीम्स थे, जो फ्री बीज है, क्या वो फ्री बीज फेल कर जाएगा? यहां पे नीतीश कुमार का फ्री बीज बिहार में काम किया, ठीक है, 11th आवर में 10,000 का जो गया वो भी गया, लेकिन फ्री बीज खाली आखिरी 10,000 काम नहीं किया। कांस्टेंट फ्री बीज नीतीश कुमार देते जा रहे थे और उसको मोदी का भी फ्री बीज सप्लीमेंट कर रहा था। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में युवा को जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है 1,500 रुपए का, इसके अलावा जो महिलाओं को मिल रहा है, ये सारे पैसे उनके अकाउंट में जा रहे हैं। तो क्या टीएमसी ने आखिरी समय में अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और हर मतदाता के दिमाग में बिठाया कि देखो अगर भाजपा आएगी, एक तो पहले पेट्रोल डीजल महंगा होगा चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद, और दूसरा अगर भाजपा आएगी तो जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, हमें दो तो हम आगे बढ़ाएंगे। वो जो आएंगे वो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हें पैसा नहीं देंगे। अब ये समझाने में क्या ममता बनर्जी अपने वोटर को कामयाब हो गई? अब इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। संभवतः फर्स्ट फेज में, चूंकि फर्स्ट फेज में अधिक सीटें बीजेपी के पास थी और सेकंड फेज में तो 18 सीटें ही थी, जो पूरा 142 सीटों का जो चुनाव हुआ है उसमें 18 सीटें ही बीजेपी के पास थी। अब ये 18 सीट क्या 60-70 का जंप लगा पाती है या 100 तक पहुंच जाती है?
200 का आंकड़ा तभी तो पार करेगा कि सेकंड फेज में वो अच्छा प्रदर्शन करे और 200 तक के आंकड़े तक पहुंचे बीजेपी, तभी तो 200 पार होगा यह नारा। और अगर बतौर गृह मंत्री अमित शाह के एनालिसिस को ध्यान में रखें, 110 फर्स्ट फेज में और इनके हिसाब से अगर 80-85 सीटें सेकंड फेज में, अगर 92% 93% को भारतीय जनता पार्टी के एनालिस्ट आधार मान रहे हैं कि ये जो 10% का इजाफा हुआ है वोटिंग में, वो टोटल एंटायर 10% हमारा है, इसलिए हमारे वोट शेयर में 10% का क्वांटम जंप आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट करेगा सीट के रूप में। और इसीलिए इनको अनुमान है कि अगर ये 10% एंटायर जो इंक्रीज हुआ है वोट परसेंटेज, वो एंटायरली परसेंटेज ऑफ वोट शिफ्ट कर जाए, कन्वर्ट कर जाए वोट नंबर ऑफ सीट्स में, वो हमको जंप करा रहा है 50 से 60 सीट। और अगर आप 50-60 सीट जंप कर रहे हैं तो 77 और 50-60 मतलब हम मेजॉरिटी के मैजिक नंबर के करीब पहुंच रहे हैं। बेयर मिनिमम उनका कैलकुलेशन ये कह रहा है। लेकिन अगर ये 10% का इजाफा, 11% के करीब का इजाफा अगर एंटायरली चला गया ममता बनर्जी के फेवर में, तब क्या होगा? मुस्लिम वोटों में डिवीजन 0% हुआ पश्चिम बंगाल में, 0%। हुमायूं कबीर कुछ नहीं उखाड़ पाए, ओवैसी कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं कुछ कर पाई, लेफ्ट कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो 4 पिलर नए बने थे, 2 तो पुराने हैं और 2 नए एंट्रांट थे, वो भी मुस्लिम मतदाताओं में 0% का डिवीजन कर पाए हैं। मुस्लिम एक मुस्त ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। तो डिवीजन होना था हिंदू वोटों में। क्या हिंदू वोट 70% कंसोलिडेट हो गया इन फेवर ऑफ बीजेपी? तभी 200 पार कर सकती है। अगर ये 70 और 30 का लड़ाई हुआ, जिसको बनाने की बीजेपी ने कोशिश की है, अगर ये हुआ तभी 200 पार, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर ये 70% में मैक्सिमम परसेंटेज, क्योंकि 92-93% की पोलिंग हुई है पूरे प्रदेश में, तो ज्यादातर हिंदुओं ने भी वोटिंग की है। इसीलिए बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू कंसोलिडेशन करने में हमारी कामयाबी हो गई है और ये जो 10% का इजाफा है, ये हिंदू कंसोलिडेशन, ये इजाफा जो है टुवर्ड्स हिंदू कंसोलिडेशन है, दैट गोज इन फेवर ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी का आकलन अपना कह रहा है कि ये हिंदू कंसोलिडेशन का इजाफा है और हमने अपने मतदाताओं को ये कन्विंस किया कि टीएमसी के गुंडे से हम तुम्हें राहत दिलाएंगे। वो बाहर निकले हैं और जम करके वोटिंग किया है। और ये जो वोटिंग है पोल्टोनो सरकार के फेवर में है, मतलब सरकार को बदलने के फेवर में है, इन फेवर ऑफ बीजेपी है, नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस, लेफ्ट और ओवैसी एंड हुमायूं कबीर। तो ये जो कैलकुलेशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये अब सेकंड फेज के चुनाव के बाद बीजेपी इसका आकलन करने में लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 30% जो वोट है वो इंटैक्ट है ममता बनर्जी के साथ, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि जो फ्रीबीज है ममता बनर्जी का, वो काम कर गया है। मतलब ममता बनर्जी के वर्कर ने लोगों में लोगों को कन्विंस कर दिया कि हम रहेंगे तो ये जो मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और आगे हम बढ़ा देंगे। ये आएंगे तो जो मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, दूसरा वो देगा कि नहीं देगा कहना मुश्किल है। ये बात समझाने में उनको कामयाबी मिल गई। अब इसके पीछे एक कहानी ये हो सकती है कि जहां पर टीएमसी मजबूत है, जहां उनके कार्यकर्ता मजबूत है, 142 में से 18 माइनस कर दीजिए, 124 सीट पर तो ऑलरेडी वो मजबूत स्थिति में है। तो उनके कार्यकर्ताओं ने 124 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेटिकुलसली ये बात लोगों को पहुंचाने में कामयाबी पा ली है और यही आधार है टीएमसी के कॉन्फिडेंस का। इसीलिए वहां टीएमसी के वर्कर कह रहे हैं कि चप्पल और साड़ी का जादू पश्चिम बंगाल में चल गया। मोदी और शाह की इतनी बड़ी बैटरी, मीडिया का बैकअप भी काम नहीं कर पाया, इसीलिए ये जोश बना हुआ है। और इस बीच में अगर एक पोलस्टर अपना पोल रिजल्ट
बताने से रोक ले खुद को, तो फिर वो भी कहानी बनती है। अब ये सारी कहानी जो बन रही है कि 4 तारीख तक बढ़ा के चलो, पॉलिटिशियंस देखिए, और उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिशियन जो बीजेपी में हैं वो सट्टा बाजार को जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं। तो जानबूझ करके पोलस्टर अगर ऐसा है कि अगर वो पोल इनके फेवर में आया तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ दिन तक बढ़िया काम करेगा, हार जीत कुछ भी हो, कुछ लाखों करोड़ रुपए के बारे न्यारे हो जाएंगे, तो कम से कम ये काम तो हो जाएगा। ये भी हो सकता है। इसीलिए प्रीमेच्योर होगा कहना अभी कि बीजेपी सरकार बना रही है। यह भी कहना बहुत कंप्लीट नहीं होगा कि टीएमसी सरकार बना ही रही है। लेकिन जो कहा जा रहा था कि 200 पार हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ है, हिंदू वोटों में डिवीजन हुआ है और एक साइजेबल डिवीजन अपने साथ ममता जी लेकर के चली गई हैं, तो 200 तो कहना मुश्किल है, 150-60 भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो अब देखना यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में बाजी पलट गई है, पलट रही है। कल नतीजे आ जाएंगे, बाजी पलटी या नहीं ये दिख जाएगा। साड़ी और चप्पल का जादू चला या नहीं चला। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी के चप्पल और साड़ी के बारे में जो चर्चा होती है, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। बड़ी चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी के कि एक तरफ तो साड़ी पहनती हैं, एक हाथ में आईफोन है, और फिर जो दूसरे हाथ में जो घड़ी पहनी हुई हैं, ये जो जो एक प्रकार से रनिंग मीटर्स होते हैं या आपके हेल्थ हेल्थ क्लॉक उसको कहते हैं, तो हेल्थ क्लॉक लगाई हुई हैं। चप्पल भी कोई ऐसा नहीं है कि बाटा का 400 रुपए वाला चप्पल है, 499 वाला चप्पल है। हो सकता है अच्छी चप्पल हो, एडिडास का ही चप्पल हो। हाँ, लेकिन सूती साड़ी पहनती हैं। अब सूती साड़ी महंगी वाली है, सस्ती वाली है, लेकिन सामान्य ड्रेस तो रहता है। अगर मोटे तौर से अगर ये लोग कहते हैं कि देखिए साहब, ये तो हेल्थ क्लॉक जो पहनी हुई है यही 50,000 60,000 का है, और हाथ में एक दूसरे हाथ में घड़ी भी है, फिर आईफोन लेके घूम रही हैं, तो जितना सिंपलिसिटी इनके बारे में बताया जाता है ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहना मैं समझता हूं कि गलत है। एक मुख्यमंत्री हेल्थ वॉच क्यों नहीं पहनेगी? ये कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं, सर हर हर आम आदमी ये पहन रहा है आजकल, और आईफोन तो सबके पास है। नए नए लड़के जो 15,000 20,000 की नौकरी करते हैं वो भी आईफोन रख रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तनख्वाह इतनी है जिनसे वो ये बढ़िया कॉटन की साड़ी और बढ़िया हवाई चप्पल और ये जो 2 हेल्थ वॉच और आईफोन रख ही सकती हैं। तो फिर भी मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से जो इनकी सिंपलिसिटी है, जो एग्जिबिट होती है, उसमें कोई शक नहीं है, वो एक सिंपल लीडर हैं साहब। यही ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रही, लंबे समय तक साथ रही वाजपेयी जी के जमाने में। अब ये बात है, टसल तो बीजेपी और ममता जी में चल ही रहा है। अगर एक बात को मैनेज करते हैं आप, वो जो घुसपैठिया प्रेम है, अगर उसको मैनेज करने तो पॉलिटिशियन तो टक्कर देने वाली है ही। और डेमोक्रेसी में इस तरह के पॉलिटिशियन होने चाहिए जो सत्ता को चुनौती भी दे। तो देखिए 4 तारीख को क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।